हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है फोर्स यानी कि बल, और इस चैप्टर का ये लेक्चर नंबर 1 है। अगर आपने स्पीड एंड वेलोसिटी चैप्टर को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जाकर के उसे देखेंगे, उसको कंप्लीट करने के बाद ही आप इस चैप्टर को देखेंगे। अब वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले आपको, आपके परिवार को, आपके दोस्तों को, जो भी आपके शुभचिंतक हैं उन सारे को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सबसे पहले देखते हैं कि बल क्या है। बल हम लोग किसे कहते हैं? बहुत ही सिंपल सी परिभाषा जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वही है। किसी वस्तु पर धक्का या खिंचाव को ही बल कहते हैं। आप किसी वस्तु को धकेल रहे हैं मतलब आप बल लगा रहे हैं, किसी वस्तु को खींच रहे हैं मतलब आप बल लगा रहे हैं। तो जो धक्का या खिंचाव है वही अपने आप में बल है। आप खींच रहे हैं मीन्स आप बल लगा रहे हैं, आप धकेल रहे हैं मीन्स आप बल लगा रहे हैं। और ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जिस पर बल लगाया जाए उसके साथ कॉन्टैक्ट होना जरूरी है। जैसे दो चुंबक आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल भी करते हैं बिना कांटेक्ट में आए, तो ऐसा भी हो सकता है। किसी वस्तु पर धक्का लगाना या उसे खींचना ही बल कहलाता है। अपने डे टू डे लाइफ में दिन भर बलों का इस्तेमाल करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फुटबॉल है, उसे किक मार करके किसी डायरेक्शन में भेजना है तो हम लोग जो किक मारते हैं बल लगाते हैं। बक्से को अगर आप उठा रहे हैं मीन्स बल लगा रहे हैं। ड्रॉर कैसे खींच रहे हैं, बल लगा रहे हैं। दरवाजा बंद कर रहे हैं, खींच रहे हैं, खोल रहे हैं, ये सब क्या है कि बल लगाना है। कपड़े से निचोड़ करके पानी निकाल रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, वहाँ बल लगाया जाता है। तो बल जो है हम अपने डे टू डे लाइफ में हमेशा किसी न किसी काम को लेकर के लगाते रहते हैं। जहाँ भी आपको लग रहा है कि आप किसी चीज़ को धक्का दे रहे हैं या फिर किसी चीज़ को खींच रहे हैं मतलब आप बल लगा रहे हैं। वास्तव में बल को ना तो किसी ने देखा है और ना ही चखा है और ना ही महसूस किया है। हम बल के प्रभाव को देखते हैं और महसूस करते हैं, है ना। हम बल के प्रभाव को हम जो है प्रायः देखते हैं और महसूस करते हैं। वास्तव में ना हमने उसे देखा है ना ही चखा है। बल एक सदिश राशि है, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बल जो है एक वेक्टर क्वांटिटी, एक सदिश राशि है, यानी बल के पास परिमाण भी है और दिशा भी है। बल का SI मात्रक न्यूटन होता है और CGS मात्रक डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर होता है 10 पे पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन बराबर 10 पे पावर 5 डाइन। और ये है विमीय सूत्र MLT-2 है ना, MLT-2। तो जब हम किसी वस्तु पर धक्का या खिंचाव लगाते हैं तो हम उसे बल कहते हैं। अब बल जो है कई प्रकार के प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। हम लोगों ने देखा कि बल के प्रभाव प्रायः हमें दिखते हैं और महसूस होते हैं। तो बल जो है कई प्रकार के प्रभाव को उत्पन्न कर सकता है। ये सारे प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। जैसे एक रुकी हुई वस्तु को गतिशील कर सकता है। जैसे ये गेंद है, ये फुटबॉल है, ये पहले देखो यहाँ पर रुका हुआ है, फिर इस पर बल लगाया जाएगा पैर से और ये गतिशील हो जाएगा। वहीं ये गेंद देखो, ये बैट्समैन ने हिट किया गेंद को और ये गेंद जो है आ रही है, अभी गतिशील है, और ये फील्डर जो है इसको कैच कर लेगा, उसको रोक देगा बल लगा करके। बॉलर ने जब बॉल को फेंका तो वो किसी अलग डायरेक्शन में था, फिर बैट्समैन ने बॉल को हिट किया और एक अलग डायरेक्शन में भेज दिया। बल्ले से हिट किया मतलब बल्ले से बल लगाया, बल्ले से बल लगाया। तो एक गतिशील वस्तु को विराम में ला सकता है, एक गतिशील वस्तु के चाल को बदल सकता है। बॉलर ने जब बॉल को फेंका तब स्पीड कुछ और थी, बैट्समैन ने जब हिट किया तो बॉल की स्पीड बदल गई और बॉल की डायरेक्शन भी, जाने की जो डायरेक्शन है वो भी बदल जाती है। तो बल्ले से जब बल लगाया तो गेंद की चाल और दिशा दोनों बदल गई। तो ये चीज़ पॉसिबल है, हम बल लगा करके किसी वस्तु के चाल को बदल सकते हैं और उसकी दिशा को भी बदल सकते हैं। हम वस्तु के आकार और आकृति को भी बदल सकते हैं बल लगा करके। जैसे ये बलून है, इस बलून को अगर आप प्रेस करो, बल लगाओ इस प्रकार से, तो बलून का जो आकृति है ये चेंज हो जाता है। स्प्रिंग को दबाते हो, खींचते हो तो भी क्या है कि इसका आकार जो है चेंज हो जाता है। अब देखो संतुलित बल किसे कहते हैं। बल जो है कई प्रकार के होते हैं, हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कई प्रकार के बलों को हम लोग देखेंगे। लेकिन हमें इस वीडियो में क्या है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को समझना है। उसके लिए हमें सबसे पहले संतुलित और असंतुलित बल में जो अंतर है इसे समझना होगा, तब जाकर के हम न्यूटन के गति के प्रथम नियम पर आएंगे। संतुलित बल किसे कहते हैं? देखिए, जब किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल 0 हो जाए तब इन्हें संतुलित बल कहा जाता है। यानी एक वस्तु है, उस पर लगने वाला जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स का मतलब समझते हो क्या होता है? नेट फोर्स, ये जो परिणामी बल लिखा हुआ है ना, इसी को आप बोल सकते हो रिजल्टेंट फोर्स या फिर नेट फोर्स, ये 0 हो जाए। इसका मतलब ये है कि वस्तु पर जितने भी बल काम कर रहे हैं ना, सबका जो रिजल्टेंट है, सबका जो नेट है वो 0 आएगा, सबका नेट 0 आएगा। अगर आप इस वस्तु को ध्यान से देखो तो इस पर 50 न्यूटन का बल लग रहा है ना, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि इस पर नेट फोर्स 0 है। आप बोलेंगे कैसे? यहां पर दिख रहा है कि 50 न्यूटन का बल है, यही तो आपको समझना है। यहां पर
कि जब किसी वस्तु पर सभी बलों का परिणामी बल शून्य हो, या फिर ये बोल दो जब किसी वस्तु पर नेट फोर्स जीरो हो जाए, जब किसी वस्तु पर नेट फोर्स जीरो हो जाए तो हम बोलते हैं कि लगने वाला बल जो है संतुलित है। चाहे उस वस्तु पर 100 बल लगे, 50 बल लगे, 1000 बल लगे, लेकिन अगर नेट फोर्स जीरो है, संख्या में चाहे जितने भी बल लगे, लेकिन नेट अगर उसका जीरो है तो हम बोलेंगे कि बल संतुलित है। अब देखो यहां पर कैसे नेट फोर्स जीरो है। इस डायरेक्शन में 50 न्यूटन का बल लग रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो वस्तु है अभी भी विराम अवस्था में ही है, ये चलना शुरू नहीं किया है। बल लगाते तो ये चलना चाहिए था ना, लेकिन नहीं चल रहा है। कारण ये है कि इस बक्से और इस सतह के बीच में एक घर्षण बल काम कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है, वो भी 50 न्यूटन का ही है। तो सोचो आप, एक बल हम इधर से लगाएंगे 50 न्यूटन का, एक दूसरा बल इधर से लगाएंगे 50 न्यूटन का। अब क्योंकि ये अदिश राशि तो है नहीं कि 50 50 100 कर देंगे कि इस पर 100 न्यूटन का बल लग रहा है, नहीं, ये अपने आप में सदिश राशि है। सदिश राशि को जोड़ने के लिए ये जरूरी है कि दोनों की दिशा एक समान हो। अगर मान लीजिए कि 50 न्यूटन का बल ये है और इधर ही 50 न्यूटन का बल है, तो हम जोड़ करके 100 न्यूटन कर देंगे। लेकिन एक बल इधर की ओर है, दूसरा बल इधर की ओर है, तब हम बल को घटाते हैं। तो 50 इधर से लग रहा है, 50 इधर से लग रहा है, तो यहाँ पर अगर हम एफ नेट की बात करें तो जीरो है, ये तो जीरो है। तो हम बोलेंगे कि जो बल यहाँ पे लग रहा है ना वो आपस में संतुलित है। अच्छा, दो बल और काम कर रहा है यहाँ पर। एक बल है गुरुत्वाकर्षण बल जो इस बक्से को नीचे की ओर खींच रहा है, और दूसरा है ऊपर की ओर जो ये सतह है ये लगा रहा है ऊपर की ओर। इसे हम लोग नॉर्मल फोर्स बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बोलते हैं, यानी कि अभिलंब प्रतिक्रिया बल बोलते हैं। ये दोनों भी आपस में बैलेंस्ड है, संतुलित है। इन दोनों का भी नेट जो है वो जीरो आएगा। मतलब ओवरऑल देखा जाए इन चारों बलों को तो जो हमारा एफ नेट निकल करके आता है वो जीरो आता है। क्यों आता है? क्योंकि इस बल को बैलेंस किया है इस घर्षण बल ने, और ये दोनों जो बल है वो आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो इन दोनों का नेट जीरो, इन दोनों का नेट जीरो। तो ओवरऑल इस पर क्या है कि कोई बल काम नहीं कर रहा है। मीन्स बल काम कर रहा है लेकिन उसका रिजल्टेंट जीरो है। मैं पूछूं कितना बल है, अभी तो 4 बल इस पर काम कर रहा है, लेकिन उसका नेट कितना है? तो जीरो है। अगर नेट जीरो है तो हम बोलेंगे सारे बल जो है संतुलित है, सब के सब बल क्या है कि संतुलित है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी देखो ये किताब जो है टेबल पर है, यहाँ पर भी दो बल काम कर रहा है, ऊपर की ओर अभिलंब बल, अभिलंब प्रतिक्रिया बल, और नीचे की ओर भार। लेकिन नेट फोर्स जीरो है। बल है, यहाँ है, यहाँ है, दो बल है, लेकिन नेट फोर्स जीरो है। मान लीजिए नीचे की ओर 10 न्यूटन का बल है, तो ऊपर की ओर भी 10 न्यूटन का बल काम कर रहा है, तो नेट कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये बल ऊपर की ओर है, ये बल ऊपर की ओर है, ये बल नीचे की ओर है, और दोनों का परिमाण समान है, तो दोनों को जोड़ेंगे, तो जोड़ने के लिए हमें दोनों को घटाना होगा, तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि संतुलित बल का अर्थ क्या होता है। बल चाहे संख्या में जितने भी लगे, अगर उसका नेट जीरो आ रहा है तो हम बोलेंगे कि संतुलित बल है। संतुलित बल में क्या होता है कि हर बल एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देता है। तो जब किसी वस्तु पर संतुलित बल कार्य करते हैं तब वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे एक वस्तु पहले रुकी हुई थी, है ना, वो विराम अवस्था में थी। जैसे यहाँ देखो ये वस्तु विराम अवस्था में है, अब आप इस पर क्या है कि अलग अलग डायरेक्शन में क्या है कि 100 बल लगा देते हैं, लेकिन वो सारे ही 100 बल जो है एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर दे रहे हैं। मतलब वो सारे ही 100 बलों का जो नेट निकल करके आ रहा है वो जीरो आ रहा है। तो अगर नेट जीरो है मतलब संतुलित बल है, सारे के सारे 100 बल संतुलित हो चुके हैं, तो वस्तु के अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो ये विराम अवस्था में ही रहेगी, गति में नहीं आ सकती है। ये कार देख लो, कार रेस्ट में है, अब ही ये रेस्ट में है, इस पर आप चाहे कितने भी बल लगा दो, अगर उन सारे ही बलों का जो परिणाम है, जो नेट है, वो जीरो निकल करके आता है, इसका मतलब क्या है कि जो बल लग रहे हैं सारे के सारे वो संतुलित बल है। तब वस्तु के अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये पहले भी रेस्ट में था, बल लगने के बाद भी रेस्ट में रहेगा। इतना ही नहीं, एक कार जो कि एक समान वेग से गतिशील है, देखो कांस्टेंट वेलोसिटी, एक समान वेग से गतिशील कहने का मतलब क्या हुआ कि एक समान चाल है और एक समान दिशा है। समान चाल से समान दिशा में एक कार जा रही है तो हम बोलेंगे कि एक समान वेग से कार जा रही है। तो अगर कोई वस्तु एक समान वेग से गतिशील है, ध्यान दीजिएगा, एक समान वेग से गतिशील है, अब हम उस पर क्या करते हैं कि बहुत सारे फोर्स लगा देते हैं, लेकिन उन सारे ही फोर्स का जो नेट है, एफ नेट जो है
वो 0 है, मतलब वो सारे ही फोर्स क्या है कि संतुलित है। जो 100 फोर्स लग रहे हैं ना वो सब एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहे हैं, इसीलिए एफ नेट जो है निकल करके 0 आ रहा है। तो अगर नेट फोर्स 0 है वस्तु पर, तो हम ये बोलेंगे कि वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मीन्स एक समान वेग से पहले वस्तु गतिशील थी, अभी भी एक समान वेग से ही गतिशील रहेगी। तो ले दे करके हमें संतुलित बल में यह समझ में आता है कि अगर संतुलित बल किसी वस्तु पर कार्य करता है तो वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अगर वो विराम में है तो विराम में ही रहेगी, और अगर एक समान वेग से गतिशील है तो उसी वेग से गतिशील रहेगी। ठीक है, ये खेल आपने बचपन में जरूर खेला होगा। ऐसे रस्सी से क्या है कि दोनों एंड से कुछ लोग पकड़ते थे। यहाँ पर देखो 3 लोग इधर है, 3 लोग इधर है। ये जो तीनों है ये मिल करके इस पे फोर्स 3 न्यूटन का इधर की ओर लगा रहे हैं। या फिर आप एक काम करो, यहां पर हम क्या करते हैं कि एक पॉइंट ले लेते हैं P। ये पॉइंट P है। अभी मान लो कि ये यहां पे है ना, इस वाले पोजीशन पे है। 300 न्यूटन का बल इधर की ओर लग रहा है, 300 न्यूटन का बल इधर की ओर लग रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट P पर टोटल बल कितना लग रहा है, तो आप 600 न्यूटन नहीं बोलेंगे, क्योंकि दोनों बलों की जो दिशा है वो अलग अलग है और परिमाण एक समान है। तो नेट इसका 0 आएगा, और जब नेट 0 आएगा तो जो पॉइंट P है वो पहले जहां पे था वहीं पे रहेगा। इसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन तब क्या होगा, जब इधर से 2 लोग गायब हो जाए, इधर एक ही बचे और इधर 3 है, तब इधर 300 न्यूटन के बल से ही खींचेगा तीनों। लेकिन ये बेचारा अकेला है तो ये मात्र 100 न्यूटन ही बल लगा पा रहा है। इस बार ये बैलेंस्ड नहीं है, जो फोर्स है ये बैलेंस्ड नहीं है। इधर की ओर 100 न्यूटन है, इधर की ओर 300 न्यूटन है। क्या ये बैलेंस्ड है? नहीं। एफ नेट कितना हो जाएगा? अगर बैलेंस्ड नहीं है तो एफ नेट 0 नहीं होगा। तो एफ नेट आखिर होगा कितना? इधर का जो 100 न्यूटन है इधर के 100 न्यूटन को खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। जैसे महाभारत अगर आपने देखा होगा तो उसमें क्या होता था, एक तीर इधर से छोड़ा गया, दूसरा तीर उधर से छोड़ा गया, और फिर वो दोनों आपस में टकराते थे और एक दूसरे को नष्ट कर देते थे। कुछ ऐसा ही होगा। इधर का जो 100 न्यूटन है इधर के 100 न्यूटन को नष्ट कर देगा, बचेगा इधर 200 न्यूटन। 200 न्यूटन, और ये जो 200 न्यूटन का बल है वो इस वाले डायरेक्शन में जाएगा, इस वाले डायरेक्शन में। यही कारण है कि जो पॉइंट P था हमारा ना, वो अब सरक जाएगा इधर की ओर, इधर की ओर सरक जाएगा, और ये भी जो है खिंच जाएगा, क्योंकि इस पर जो है अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है इधर की ओर। तो ये फोर्स जो है अनबैलेंस्ड फोर्स है। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि अगर किसी वस्तु पर नेट फोर्स 0 है तो हम बोलते हैं कि लगने वाला बल संतुलित है। वहीं अगर कहीं पर आपको ये दिख रहा है कि नहीं भाई नेट फोर्स 0 नहीं है, मतलब लगने वाला बल जो है असंतुलित है। और याद रखिएगा, जब कभी मैं बोलूं केवल फोर्स, या जब कभी मैं बोलूं केवल बल, मैं बोलूं फोर्स लग रहा है इतने न्यूटन का, तब आप समझेंगे कि असंतुलित बल है। जब भी मुझे बोलना होगा संतुलित बल, मैं वर्ड इस्तेमाल करूंगा संतुलित बल, या फिर किताबों में या एग्जाम में भी संतुलित वर्ड लिख करके आएगा। लेकिन अगर कहीं पर केवल फोर्स लिखा हुआ है तो हम उसको असंतुलित बल मान करके चलेंगे। जैसे फोर्स लगा गाड़ी चलने लगी, फोर्स लगा गाड़ी रुक गई, तो ये सारे असंतुलित बल हैं। क्यों? क्योंकि अगर संतुलित बल होता तो वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता। गाड़ी जो रुकी हुई थी वो रुकी हुई ही रहती, चलती नहीं। और गाड़ी अगर चल रही थी वो चलती ही रहती, रुकती नहीं। लेकिन हम बल लगा रहे हैं, रोक दे रहे हैं, बल लगा करके चला दे रहे हैं। इसका मतलब जो लगने वाला बल है वो संतुलित नहीं है, असंतुलित है। ठीक है, तो अगर हमें किसी वस्तु की गति या विराम की अवस्था को बदलना है, हम चाहते हैं कोई वस्तु रुकी हुई है उसको चला दे, या कोई वस्तु चल रही है उसको रोक दे, कोई वस्तु किसी दिशा में जा रही है उसकी दिशा को बदल दे, वैसे केस में क्या है कि हमें असंतुलित बल लगाना होगा। संतुलित बल से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं संतुलित बल लगाने से वस्तु के गति की अवस्था या विराम की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर आपको अवस्था में परिवर्तन करवाना है तो आपको असंतुलित बल लगाना होगा। जैसे यहां पर देखिए, अब 51 न्यूटन का बल लग रहा है। उस समय हम लोगों ने देखा था कि 50 न्यूटन का बल लग रहा था, तब ये नहीं चल रहा था, क्योंकि इधर की ओर घर्षण बल भी काम कर रहा था 50 न्यूटन का। अब जब हमने 51 न्यूटन किया तो देखा कि वस्तु इधर की ओर चलने लगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो इधर की ओर 51 न्यूटन है उसको बैलेंस करने के लिए इधर 51 न्यूटन नहीं है बल्कि 50 न्यूटन ही है, क्योंकि 50 न्यूटन के बल लगने तक तो नहीं चल रही थी वस्तु, अब चल रही है। मतलब इसके 50 न्यूटन को ये 50 न्यूटन बैलेंस किया, लेकिन इधर की ओर अभी जो 1 न्यूटन बचा हुआ है उसको बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स नहीं है। मतलब अब इस पर जो है नेट फोर्स 0 ना होकर के क्या है कि 1 न्यूटन है, और इस दिशा में है, इसलिए वस्तु इस दिशा में चल पड़ेगी। तो जब हम किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाएंगे तो उस असंतुलित बल को लगा करके हम रुकी हुई वस्तु को गतिशील कर सकते हैं। एक गतिशील वस्तु को हम विराम में ला सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं कि गति की दिशा बदल सकते हैं, और हम गति जो चाल है, वस्तु की चाल है, उसको भी बदल सकते हैं।
तो ले देकर के हमारे लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल है असंतुलित बल, क्योंकि संतुलित बल तो कुछ ऐसा है जैसे कि कोई बल ही ना लग रहा हो, क्योंकि नेट फोर्स 0 आता है। अगर कोई वस्तु एक समान वेग से गतिशील है, एक समान वेग से गतिशील है, तो मैंने आपसे क्या कहा कि अगर एक समान वेग से गतिशील है और अगर आप इस पर कितना भी बल लगा दो, जो लगने वाला एफ नेट है वो अगर 0 है, यानी लगने वाला सारे जो बल है वो संतुलित है, तो वस्तु के वेग में परिवर्तन नहीं होगा, वस्तु के वेग में परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, जैसे ही असंतुलित बल लगाओगे वैसे ही वेग में परिवर्तन हो जाएगा। और हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में कि अगर वेग में परिवर्तन होता है तो त्वरण उत्पन्न होता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर आपको किसी वस्तु को त्वरित करना है तो उसके लिए असंतुलित बल लगाना पड़ेगा, ना कि संतुलित बल लगाना पड़ेगा। फादर ऑफ बायोलॉजी कहे जाते हैं एरिस्टोटल, है ना। एरिस्टोटल जिसे हम लोग अरस्तु बोलते हैं, अरस्तु को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी। देखो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने ये कहा था कि अगर किसी पिंड को गतिशील रखना है तो हमें क्या है कि एक बाह्य बल की आवश्यकता होती है। किसी पिंड को अगर गतिशील रखना है तो हमें क्या है कि एक बाह्य बल की आवश्यकता होती है, मतलब बाहर से हमें क्या है कि बल लगाने की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ये चल रही है, हम चाहते हैं कि ये चलते ही रहे, तो क्या है कि लगातार हमें इस पर क्या है कि बल लगाना पड़ेगा, बाहर से बल लगाना पड़ेगा। अगर आप इस स्टेटमेंट को देखें तो आपको ये लगेगा कि ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट जो है गलत है, ये सही नहीं है। ये स्टेटमेंट जो है गलत है, सही नहीं है। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ये बिल्कुल सही है। इसके पीछे कारण ये है कि हमें जो है ऐसा कोई एग्जाम्पल दिखता नहीं है जो इस स्टेटमेंट को गलत साबित कर दे, नकार दे। हमें अपने दैनिक जीवन में नहीं दिखता है, लेकिन गैलीलियो साहब ने इस बात को नकार दिया। गैलीलियो साहब ने कहा कि नहीं ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत है। कहा कि ये जो अरस्तु की जो स्टेटमेंट है, कथन है, ये एक भ्रमकता है, यानी कि अरस्तु साहब को ये भ्रम है कि ऐसा होता है कि अगर पिंड को गतिशील रखना है तो हमें बाह्य बल लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। गैलीलियो साहब ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अगर हमें पिंड को गतिशील रखना है तो उस पर हमें बल लगाना पड़े, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। सोच में आप भी पड़ जाएंगे, क्योंकि आपने ये चीज़ कभी देखा नहीं होगा कि आपने किसी वस्तु को एक बार गति दे दिया तो वो चलता रहे। ऐसा कोई एग्जाम्पल है आपके नज़र में? आप दे सकते हो कि एक बार वस्तु को आप गति दे देते हैं तो वो वस्तु जो है वो चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, किसी भी बल को लगाने की बाहर से आवश्यकता नहीं है, वो चलती रहेगी। तो यही चीज़ जो है अरस्तु साहब ने भी देखा कि भाई हमारे आसपास में तो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है कि वस्तु को एक बार गति दे दो तो उसी गति के साथ चलती रहे। तो इनको नज़र नहीं आ रहा था, तो इन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया कि हाँ किसी पिंड को गतिशील रखना है तो एक बाह्य बल की आवश्यकता होगी। गैलीलियो साहब ने कहा कि ऐसा नहीं है। ये आपको अच्छे से दिखेगा अंतरिक्ष में, जहाँ हम जा नहीं सकते हैं। अंतरिक्ष में मान लीजिए एक ऐसा जगह है जहाँ ग्रेविटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, मतलब आसपास कोई तारा नहीं है, कोई ग्रह नहीं है, जैसे कि पृथ्वी है, गुरुत्वाकर्षण बल से वस्तु को अपनी ओर खींच लेती है। तो ऐसा कोई केस नहीं है अंतरिक्ष में, एक ऐसा जगह है कि ऐसा कोई केस नहीं है, कोई भी तारा ग्रह अपनी ओर वस्तु को नहीं खींच रहा है, ग्रेविटी फ्री जोन है एकदम से। वहाँ पर अगर आप एक वस्तु को गति दे दो, थोड़ा सा आप धक्का मार दो, गति दे दो इनिशियली, वो उसी स्पीड के साथ वस्तु चलती रहेगी। जिस दिशा में फेंकोगे उसी दिशा में वस्तु चलती रहेगी, तब तक चलती रहेगी जब तक कि आप बाहर से कोई बल लगाकर रोक न दो, असंतुलित बल लगा करके रोक न दो। असंतुलित क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, संतुलित बल लगाओगे तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेट 0 आएगा तो फिर वस्तु जैसे चल रही है उसी चाल से, जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में जाती रहेगी। अगर आपको रोकना है, वेग में परिवर्तन करवाना है, तो आपको असंतुलित बल लगाना होगा, लेकिन जब तक आप नहीं लगाओगे वो उसी दिशा में उसी चाल से चलती रहेगी, एक समान वेग से चलती रहेगी। ये एग्जाम्पल अंतरिक्ष में देखने को मिलता है, लेकिन हमारे आसपास देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए ये स्टेटमेंट हमें ऐसा लगता है कि बिल्कुल सही है, एक्चुअल में ये गलत है। और ये चीज़ गैलीलियो साहब ने प्रूफ किया था। गैलीलियो साहब ने कहा था कि यदि वस्तु पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है तो वस्तु एक निश्चित वेग से चलती रहती है। हम भी जब वस्तु को जब लुढ़काते हैं, मान लीजिए कोई कांच की गेंद है और आप बोल रहे हो कि एकदम चिकनी सतह है, चाहे कितनी भी चिकनी सतह क्यों ना लेकर के आओ, और यहाँ पर आप क्या करो, इसको गति दे दो कोई फोर्स लगा करके, धीरे धीरे ये वस्तु को रुकनी ही है। और गैलीलियो साहब ये कहते हैं कि अगर वस्तु पे कोई बाह्य बल ना लगे, कोई बाहर से बल ना लगे, तो वस्तु जो है वो एक समान वेग से चलती रहती है। यहाँ वस्तु एक समान से नहीं चली, वस्तु का वेग आगे चल करके तो शून्य हो गया है ना, आगे चल करके वस्तु का वेग तो शून्य हो गया है। तो इसका मतलब कि इस पर कोई बाह्य बल लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा है, और वह है घर्षण बल।
घर्षण बल जो है गति के विपरीत दिशा में यहाँ पे काम कर रहा है, जिसके कारण जो इसकी चाल है, इसका वेग है, वो धीरे धीरे कम होता जाता है और जाकर के रुक जाता है। लेकिन यही तो गैलीलियो साहब कहना चाहते हैं कि अगर ये घर्षण बल ना हो, कोई भी बल, जैसे हवा है वो भी तो रोकने का काम करती है ना, अगर जो एयर रेजिस्टेंस है ये भी ना हो, घर्षण बल ना हो, एयर रेजिस्टेंस ना हो, ये सब कोई भी बाह्य बल नहीं है, तो ये वस्तु जो है स्पीड से हमने इसको चलाया था, उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में ये वस्तु जो है चलती रहती है। अगर ये वस्तु रुक रही है, अगर इसके वेग में परिवर्तन हो रहा है, मतलब डेफिनेटली जो है इस पे कोई बाहर से बल, असंतुलित बल काम कर रहा है। संतुलित बल लगाओगे तो उसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो अरस्तु साहब ने जो कहा था, जो अरस्तु ने कहा था, उनके उस स्टेटमेंट को इन्होंने नकार दिया। गैलीलियो ने गति को काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व किया, गति को अच्छे से समझा, उनको एक्सप्लेन किया कि भाई गति क्यों होता है, गति में परिवर्तन कब हो सकता है, कब नहीं होगा। काफ़ी सारे इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स भी किए। तो गैलीलियो साहब के बारे में ही कहा जाता है कि इन्होंने गति की परिभाषा दी। तो गति को सबसे सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो गैलीलियो ने किया था। ये चीज़ आप याद रखिएगा, एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है बीपीएससी में। अब गैलीलियो साहब से ये पूछा गया कि भाई ये जो आप बोल रहे हैं कि अगर कोई बाह्य बल ना लगे, अगर कोई बाह्य असंतुलित बल ना लगे, है ना, अगर कोई बाह्य असंतुलित बल ना लगे तो जो वस्तु है वो एक समान वेग से ही गतिशील रहेगी, चलती रहेगी। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों वस्तु एक समान वेग से ही गतिशील रहेगी अगर हम कोई बाहर से असंतुलित बल लगा करके उसके वेग में परिवर्तन नहीं कर देते हैं? तो इन्होंने कहा कि ऐसा होता है जड़त्व के कारण। जड़त्व के कारण इन्होंने कहा कि देखिए, कोई भी वस्तु जो पैदा हुई है, कोई भी वस्तु जो बना है, हर वस्तु के अंदर जो है भगवान ने एक गुण डाला हुआ है, एक ऐसी खासियत भगवान ने उसके अंदर डाल रखा है जिसके कारण वो अपने विराम की अवस्था या फिर अपने गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं होने देना चाहता है। किसी वस्तु का जड़त्व जो है वह प्राकृतिक गुण है जिसके कारण वो अपने विराम की अवस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं चाहता है, वो उस परिवर्तन का विरोध करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है, अगर कोई वस्तु रेस्ट में है, तो उसका जड़त्व चाहता है कि वो रेस्ट में ही रहे। उसका जड़त्व चाहता है कि इस विराम अवस्था में किसी भी टाइप का कोई परिवर्तन ना आए, वो विरोध करेगा। अगर आप चाहते हैं इस विराम अवस्था में परिवर्तन करना, इसको चलाना, तो जड़त्व आपको रोकेगा, जड़त्व आपको रुकेगा, क्योंकि ये इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी है, ऐसा भगवान ने इनके अंदर जो है गुण डाला हुआ है। वहीं अगर कोई वस्तु मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, तो इसका जड़त्व चाहता है कि इसी स्पीड से चलता रहे, वो नहीं चाहता कि इसमें कोई परिवर्तन हो, वो उस परिवर्तन का विरोध करेगा। अगर कोई वस्तु इस दिशा में जा रही है तो उसका जड़त्व चाहेगा कि वो इसी दिशा में जाती रहे, इसके दिशा में कोई परिवर्तन ना हो, वो उस परिवर्तन का विरोध करेगा। तो ले देकर के जड़त्व जो है बहुत ही सिंपल सी चीज है। जड़त्व जो है किसी वस्तु के अंदर एक ऐसा गुण है जिसके कारण वो अपने विराम की अवस्था या फिर गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं होने देना चाहता है, वो उस परिवर्तन का विरोध करता है। किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है उसके जड़त्व की माप होती है। अगर हम ये बोल रहे हैं किसी का द्रव्यमान ज्यादा है, मीन्स उसका जड़त्व ज्यादा है, और अगर किसी का द्रव्यमान कम है, मीन्स उसका जड़त्व कम है। और जिसका जड़त्व ज्यादा है वो ज्यादा परिवर्तन का विरोध करेगा, और जिसका जड़त्व कम है वो कम परिवर्तन का विरोध करेगा। किसके परिवर्तन का? अवस्था, विराम की अवस्था या गति की अवस्था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, ये एक बक्सा है और एक बक्सा ये है, मान लो ये 1 kg का है, ये 50 kg का है, ये 5 kg का है। अब देखो इसका द्रव्यमान ज़्यादा है तो इसका जो इनर्शिया है, जो जड़त्व है, वो ज़्यादा होगा इसके इनर्शिया की तुलना में। इसका इनर्शिया जो है इसके तुलना में कम होगा। इसका इनर्शिया ज़्यादा है और ये रेस्ट में है, तो इसका इनर्शिया जो है ये चाहेगा कि रेस्ट में रहे, ये भी रेस्ट में है, इसका भी इनर्शिया यही चाहता है कि रेस्ट में रहे। क्योंकि इसका द्रव्यमान ज़्यादा है तो इसका इनर्शिया जो है वो परिवर्तन का ज़्यादा विरोध करेगा। मीन्स अगर आप इसको चाहोगे चलाना तो ये चलाना मुश्किल होगा आपके लिए, क्योंकि इसका जड़त्व ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा विरोध करेगा अपने अवस्था में परिवर्तन को लेकर के, वो नहीं होने देना चाहेगा, ये ज़्यादा विरोध करेगा। लेकिन ये हल्का है, ये 1 किलोग्राम का है, इनर्शिया तो इसके पास भी है, परिवर्तन का विरोध तो ये भी करेगा, लेकिन ये थोड़ा कम करेगा क्योंकि इसका द्रव्यमान कम है, तो इसको चलाना आसान हो जाएगा। जहाँ विरोध कम हो वहाँ चीज़ें आसान हो जाएगी, जहाँ विरोध ज़्यादा हो वहाँ चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो याद रखिएगा, द्रव्यमान जिसका अधिक होता है जड़त्व भी अधिक होता है, जिसका द्रव्यमान कम होता है उसका जड़त्व भी कम होता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जड़त्व एक भौतिक राशि नहीं है, लेकिन द्रव्यमान एक भौतिक राशि है। जड़त्व के माप को ही हम लोग द्रव्यमान कहते हैं,
द्रव्यमान को हमने भौतिक राशि माना है, इसका SI मात्रक किलोग्राम होता है और द्रव्यमान जो है अपने आप में एक मूल भौतिक राशि है। वहीं जड़त्व एक भौतिक राशि है ही नहीं, चाहे व्युत्पन्न चाहे मूल, कोई भी नहीं है। जड़त्व जो है 3 प्रकार के होते हैं, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व, दिशा का जड़त्व। विराम का जड़त्व वस्तु को विराम में रखना चाहता है, गति का जड़त्व वस्तु को गति में रखना चाहता है और दिशा का जड़त्व जो है वस्तु को उसी दिशा में बनाए रखना चाहता है जिस दिशा में वस्तु गतिशील है। अब इनर्शिया आप समझ चुके हैं कि इनर्शिया क्या है, जड़त्व क्या है। जड़त्व एक जिद है जिसके कारण वस्तु अपने विराम की अवस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। यह सब होने के बाद गैलीलियो साहब ने दे दिया जड़त्व का नियम। अब आप क्या है कि संतुलित बल असंतुलित बल में अंतर समझ चुके हैं, इनर्शिया समझ चुके हैं, तो जो ये नियम है वो भी आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। क्या कहता है ये नियम? विराम अवस्था में रह रहा पिंड विराम अवस्था में ही रहता है। मैं पूछूं क्यों? आप बोलेंगे जड़त्व के कारण। मैं बोलूं कब तक? आप बोलेंगे तब तक जब तक कि कोई इस पर असंतुलित बल कार्य न करे, क्योंकि संतुलित बल लगाने से कोई फायदा नहीं है, उसका नेट 0 निकल करके आएगा, तो वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। विराम है तो विराम में ही रहेगा। तो अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में रह रहा है तो विराम अवस्था में ही रहता है। मैं पूछूं कब तक? आप बोलेंगे जब तक कि असंतुलित बल कार्य ना करे इसके ऊपर। मैं बोलूं क्यों विराम अवस्था में ही रहता है? तो आप बोलेंगे जड़त्व के कारण। फिर आगे है, अगर गतिशील पिंड एक समान वेग से गतिशील है तो वो उसी वेग से गतिशील रहेगा, है ना। गतिशील पिंड एक समान वेग से गतिशील रहता है कब तक? आप बोलेंगे कि जब तक कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य न करे, उसके वेग में परिवर्तन न करवा दे, बाह्य असंतुलित बल लग करके। मैं बोलूं क्यों गतिशील अवस्था में ही रहना चाहता है? आप बोलेंगे जड़त्व के कारण। यही है जड़त्व का नियम, गैलीलियो का जड़त्व का नियम, कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहता है, और अगर एक समान वेग से गतिशील है तो एक समान वेग से ही गतिशील रहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य न करे। अब ये असंतुलित बल क्यों बोल रखा है, संतुलित बल क्यों नहीं बोल रखा है, ये सब मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ इस वीडियो में। हम ये भी बोल सकते हैं यदि नेट बाह्य बल 0 है तो विराम अवस्था में रह रहा पिंड विराम अवस्था में ही रहता है और गतिशील पिंड लगातार एक समान वेग से गतिशील रहता है। अगर F नेट 0 है, F नेट 0 का मतलब क्या हो गया? लगने वाले सारे बल जो है संतुलित है। तो अगर संतुलित है तो विराम अवस्था में है तो विराम में ही रहेगा, एक समान वेग से गतिशील है, एक समान वेग से ही गतिशील रहेगा। मीन्स जिस दिशा में जा रही है वस्तु उसी दिशा में जाएगी, जिस चाल से जा रही है उसी चाल से जाएगी, उसके अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा अगर F नेट 0 है। चाहते हो अवस्था में परिवर्तन हो जाए तो भैया एक ऐसा फोर्स लगाओ जहां F नेट 0 ना हो, तो फोर्स कौन है? असंतुलित बल। ठीक है। अब गैलीलियो साहब ने जो गति को लेकर के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, गति को उन्होंने ऑब्जर्व किया, जड़त्व को समझा, जड़त्व के नियम को दिया, उन्हीं को आधार मानते हुए सर आइजैक न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए जो उन्हीं के नाम से न्यूटन के नाम से जाने जाते हैं। न्यूटन के गति के नियम 3 नियम दिए। उनमें से पहला नियम हम लोग आज पढ़ेंगे, बाकी के नियम हम लोग अगले लेक्चर्स में देखेंगे। न्यूटन के गति का जो पहला नियम है ना, उसी को हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं। मीन्स जो आपने यहाँ पर जड़त्व का नियम दिया ना, यही अपने आप में न्यूटन का नियम है, यही अपने आप में न्यूटन का नियम है। फिर भी न्यूटन साहब ने अपने स्टाइल में कहा, लेकिन बात वही है, प्रत्येक वस्तु अपनी विराम अवस्था या एक समान वेग की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल ना लगे। हर वस्तु जो है विराम अवस्था में या एक समान वेग की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल ना लगे, जब तक कि बाह्य असंतुलित बल ना लगे। जैसे ही लग जाएगा तो उसके इस विराम अवस्था या एक समान वेग की अवस्था में परिवर्तन आ जाएगा। अब क्यों ये विराम अवस्था में, ये एक समान वेग की अवस्था में ही बनी रहती है? तो जड़त्व के कारण। तो इसी को हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं। और ये जो गति का पहला नियम है, ये बल की परिभाषा देता है। ये दोनों ही एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं कि बल की परिभाषा जो है न्यूटन के गति के किस नियम से हमें मिलती है? तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम। देखिए बल की परिभाषा अब हम इस प्रकार से भी दे सकते हैं, जैसे स्टार्टिंग में कहा था ना, धक्का या खिंचाव को ही बल कहते हैं। अब हम ये भी बोल सकते हैं कि जो बल है वो एक ऐसा कारक है जो वस्तु के विराम अवस्था या एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करना चाहता है। ये बल की परिभाषा है। ये किताब अगर आप ध्यान से देखो तो ये रेस्ट में है। अगर ये रेस्ट में है तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि इस पे लगने वाले जो सारे के सारे फोर्स है वो बैलेंस्ड है? देखो हमें नहीं पता है कि इस पे कितने सारे बल काम कर रहे हैं। 2 बल काम कर रहा है, 4 कर रहा है, 10 कर रहा है, 50 कर रहा है, 100 कर रहा है, 200 कर रहा है, हमें नहीं पता है। हमें नहीं पता है कि कितने सारे इस पे बल काम कर रहे हैं, लेकिन हमें ये तो दिख रहा है ना कि हाँ ये रेस्ट में है।
हमें ये दिख रहा है कि समय के साथ ये रेस्ट में ही है। अगर ये रेस्ट में है तो हम बोल सकते हैं ना कि इस पे सारे लगने वाले जो बल हैं वो एक दूसरे को संतुलित कर रहे हैं, सारे के सारे फोर्स बैलेंस्ड हैं। और अगर फोर्स बैलेंस है तो नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो, यानी एफ नेट हमारा जीरो। अगर एफ नेट जीरो तो त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। त्वरण उत्पन्न नहीं होगा, कैसे नहीं होगा भाई? विराम में पहले भी था, अब एफ नेट जीरो है तो अभी भी विराम में रहेगा, तो त्वरण उत्पन्न होगा नहीं, क्योंकि त्वरण तो तभी उत्पन्न होगा जब वेग में परिवर्तन होगा। यहाँ देखिए तो वस्तु जो है इस वेग से इस दिशा में गतिशील है और समय के साथ इसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस पे जो भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, अब हमें नहीं पता कितने सारे फोर्स इस पे लग रहे हैं, लेकिन हमें ये दिख तो रहा है ना कि हाँ इसके वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो वेग में अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है मतलब लगने वाले सारे फोर्स जो है बैलेंस्ड है, मतलब एफ नेट जीरो है। यहाँ भी त्वरण उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि त्वरण तभी उत्पन्न होगा जब वेग में परिवर्तन होगा। अच्छा, मान लीजिए कि अगर वेग परिवर्तनशील है, वेग में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी फोर्स लग रहे हैं ना वो सब बैलेंस्ड नहीं है ना, बैलेंस्ड नहीं है। सारे फोर्स जो है बैलेंस्ड नहीं, मतलब अनबैलेंस्ड फोर्स है, असंतुलित बल यहाँ पे काम कर रहा है। तो अगर असंतुलित बल काम कर रहा है तो एफ नेट हमारा जीरो नहीं होगा। अगर एफ नेट जीरो नहीं है मतलब वेग में परिवर्तन तो हो रहा है, यानी कि त्वरण उत्पन्न होगा। अब जो जड़त्व का नियम है या फिर बोल दो न्यूटन की गति का जो पहला नियम है, इन पे आधारित कुछ भौतिक घटनाएं हमें अपने दैनिक जीवन में देखने को मिलती है और हम उसे अच्छे से फील भी करते हैं। जैसे एक गाड़ी जब अचानक से चल पड़ती है, एक गाड़ी जो पहले रुकी हुई थी और वो अचानक से चल पड़ती है, तो क्या होता है कि जो यात्री है पीछे की ओर झुक जाते हैं। ये चीज़ आपने भी फील किया होगा, अच्छे से फील किया होगा। जैसे मान लीजिए ये बस है, अभी देखो तो ये जो बस है, ये बस जो है रेस्ट में है ना, ये जो बस है ये रेस्ट में है। अच्छा, इसके अंदर जितने भी पैसेंजर है, ड्राइवर है, सारे के सारे रेस्ट में ही है। ये बस रुकी हुई है, उसके साथ साथ इसमें जो पैसेंजर है वो भी क्या है कि रुके हुए हैं, सब के सब रुके हुए हैं। अब हुआ ये कि इस बस पे फोर्स लगा, और मैंने आपसे क्या कहा, जब भी मैं बोलूँ फोर्स लगा, बल लगा, आप समझेंगे कि असंतुलित बल लगा। इस बस पर क्या हुआ कि असंतुलित बल लगा। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहता है कि जब असंतुलित बल लगेगा तो वस्तु के अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। अगर वो विराम अवस्था में है तो उसके इस अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। तो असंतुलित बल लगने के कारण बस पर असंतुलित बल लगा, तो बस का जो विराम अवस्था था उसमें परिवर्तन हुआ और ये गतिशील हो गई। ये जो बस है ना ये गतिशील हो गई। लेकिन जो व्यक्ति है इसके अंदर, उस पर तो कोई बल नहीं लगा। तो गति का जो पहला नियम है या जड़त्व का जो नियम है, ये कहता है कि अगर वस्तु पर कोई बाह्य असंतुलित बल नहीं लगता है तो वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगा। तो जो अवस्था में परिवर्तन हुआ ये बस का हुआ, क्योंकि इस पे फोर्स लगा है। अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा इस व्यक्ति के, विराम की अवस्था में नहीं परिवर्तन होगा इस व्यक्ति के, क्योंकि इस पे कोई बल नहीं लगा। ये अपने जड़त्व के कारण विराम अवस्था में ही बना रहेगा। लेकिन हुआ ये कि जो बस की सतह है और जो इसका पैर है, इनके बीच में है घर्षण, इनके बीच में है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण इस व्यक्ति का जो पैर है वो बस के सतह से चिपका हुआ है। तो क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट में है, फ्रिक्शन है इन दोनों के बीच में, अच्छा खासा फ्रिक्शन है, तो जैसे ही बस जो आगे बढ़ती है तो जो इसका पैर है वो भी आगे की ओर बढ़ जाता है। लेकिन जो इसका अपर बॉडी पार्ट है इसके ऊपर कोई बल नहीं लग रहा है, तो अपने विराम के जड़त्व के कारण ये विराम में ही रहता है, उसी पोजीशन पे बना रहता है। पैर आगे की ओर बढ़ता है लेकिन जो अपर बॉडी पार्ट है वो उसी अवस्था में बना रहता है। आपको ऐसा लगता है कि आप पीछे की ओर झुक गए हैं, एक्चुअल में आप पीछे की ओर झुकते नहीं है, आप वहीं पर बने रहते हैं। जो आपका लोअर बॉडी पार्ट है, जो पैर है, वो आगे की ओर चला जाता है। तो ऐसा फील होता है कि आप पीछे की ओर झुक गए हैं। अब बोलने वाले यहाँ पर यह भी बोल सकते हैं कि पीछे की ओर धक्का लगा है, पीछे की ओर एक बल लगा है, लेकिन एक्चुअल में हम जानते हैं कि यहाँ पर कोई भी बल नहीं लगा है, बल्कि ऐसा हुआ है इनर्शिया के कारण, ऐसा हुआ है विराम के जड़त्व के कारण कि अपर बॉडी पार्ट जो है विराम अवस्था में रहा और नीचे वाला बॉडी पार्ट जो है, नीचे का जो पैर है, वो बस के साथ आगे की ओर गति करने लगा। ठीक है। इसके ठीक विपरीत इस वाले केस में होगा कि चलती हुई गाड़ी अचानक से रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। अब देखो गाड़ी चल रही है, बस जो है चल रही है, बस में ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति भी चल रहा है, यानी बस भी मोशन में है, ये व्यक्ति भी मोशन में है, दोनों गतिशील है। अब बस पे क्या होता है कि फोर्स अप्लाई होता है इस डायरेक्शन में, यानी कि असंतुलित बल कार्य करता है। तो अगर असंतुलित बल कार्य करता है तो इसकी जो गति की अवस्था है उसमें परिवर्तन आया और बस जो है रुक गई। फोर्स तो इस बस पे लगा है ना, तो बस रुक गई। इस व्यक्ति पर तो फोर्स नहीं लगा, तो व्यक्ति गतिशील ही रहेगा यहाँ पे। लेकिन इसका जो नीचे वाला पैर है वो डायरेक्ट बस के कांटेक्ट में है, फ्रिक्शन के कारण अच्छे से बंधा हुआ है इसका पैर। तो जैसे ही बस जो है रुकती है, इसका जो ये पार्ट है ना ये भी रुक जाता है, सडनली बस के साथ जो है ये रुक जाता है। लेकिन अपर वाले
अपर बॉडी पार्ट पे क्या है कि कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो अगर फोर्स नहीं लग रहा है, कोई बाह्य असंतुलित बल नहीं लग रहा है, तो जो जड़त्व का नियम है वो ये कहता है कि अगर वस्तु गतिशील है तो ये गतिशील ही रहेगा, और ये गतिशील ही रहता है आगे की ओर। ये तो रुक जाता है नीचे वाला पार्ट, लेकिन ये गतिशील ही रहता है। इसीलिए ये जो पार्ट है ये आगे की ओर निकल जाता है और पैर हमारा वहीं पे रह जाता है। एक्चुअल में देखो यहाँ भी कोई बल नहीं लगा है, कोई बल नहीं लगा है, बल्कि ये वस्तु ऑलरेडी गतिशील था। तो जड़त्व इसे गतिशील रखना चाहा, लेकिन नीचे वाला पैर रुक गया, ऊपर वाला बॉडी पार्ट जो नहीं रुका, तो ये आगे की ओर झुका। तो एक्चुअल में यहाँ पर कोई फोर्स नहीं है, ऐसा हुआ है गति के जड़त्व के कारण। सेम केस यहाँ पे होता है। देखो ग्लास है, ग्लास में पानी है, उसके ऊपर एक पोस्ट कार्ड डाला हुआ है और पोस्ट कार्ड के ऊपर एक सिक्का है। अब सडनली हम पोस्ट कार्ड को खींच लेंगे, तो हमने खींचा किसको? पोस्ट कार्ड को। तो हमने बल लगाया किस पर? पोस्ट कार्ड पर। बल लगाया पोस्ट कार्ड पर, असंतुलित बल लगाया, खींचा उसे, तो क्या हुआ कि पोस्ट कार्ड जो पहले विराम अवस्था में था अब वो गति की अवस्था में आ गया। लेकिन हमने डायरेक्ट बल तो नहीं लगाया यहाँ पर सिक्का के ऊपर, तो सिक्का पे कोई बल नहीं लगा, तो ये अपने विराम अवस्था में ही था। और जैसे ही पोस्ट कार्ड को हटाया, सिक्का वहीं पे रह गया, फिर वो नीचे गिर गया, क्योंकि नीचे से सपोर्ट उसका गायब हो गया। सेम कॉन्सेप्ट पर आधारित ये सारे हैं। पेड़ की टहनियों को हिलाने से उससे पत्तियां और फल टूट कर नीचे गिर पड़ते हैं, क्योंकि भाई टहनियों को हिलाते हैं, टहनियों पर बल लगाते हैं, तो टहनी जो है पहले विराम अवस्था में जो थी वो अब गति की अवस्था में आ जाती है, लेकिन जो पत्तियां हैं वो अपने जड़त्व के कारण विराम अवस्था में ही बनी रहती है। तो जो पत्तियां जो है वो कमज़ोर हो चुकी है, जिसका पेटियोल जो है कमज़ोर हो चुका है, वो पत्तियां जो है वो नीचे गिर जाती है। कंबल से अगर आपको धूल के कण अगर बाहर निकालने हैं तो हम कंबल को पीटते हैं, कंबल को पीटते हैं मीन्स कंबल पे हम फोर्स लगाते हैं, तो कंबल के अवस्था में परिवर्तन होता है। जो कंबल पहले विराम अवस्था में थी वो गति में आ जाती है, लेकिन धूल के कण पे तो कोई बल नहीं लग रहा है ना, तो धूल के कण जो है अपने विराम अवस्था के कारण विराम अवस्था में ही रहते हैं, और कंबल जो है वहाँ से खिसक जाता है गति के कारण। उसके बाद जो धूल के कण है वो नीचे गिर जाते हैं ग्रेविटी के कारण। जब कोई कार या बस तेजी से एक मोड़ पर मुड़ती है तो हम बगल में झुक जाते हैं, साइड में झुक जाते हैं। इस प्रकार से आपने ये चीज़ नोटिस किया होगा कि अगर ये टर्निंग है, यहाँ पर जब टर्निंग लिया जाता है तो जिस डायरेक्शन में टर्निंग लिया जा रहा है उसके विपरीत डायरेक्शन में देखो ऐसे हम झुक जाते हैं। ऐसा होता है दिशा के जड़त्व के कारण। ऐसा होता है दिशा के जड़त्व के कारण कि व्यक्ति एक दिशा में पहले जा रहा था, फिर अचानक से क्या होता है कि दिशा में परिवर्तन होता है, फोर्स लगता है बस पे, जिसके कारण इसके दिशा में परिवर्तन हो जाता है। इस व्यक्ति पे तो फोर्स नहीं लगा, तो व्यक्ति जो है अपने जड़त्व के कारण उसी दिशा में बने रहना चाहता है, लेकिन उसका जो लोअर बॉडी पार्ट है वो डायरेक्ट अटैच है बस से, तो जिस दिशा में बस मुड़ती है उसका लोअर बॉडी पार्ट भी उसी दिशा में मुड़ जाता है, लेकिन अपर बॉडी पार्ट दिशा के जड़त्व के कारण उसी स्टेट में बना रहता है। तो हमें ऐसा फील होता है कि हम साइड की ओर झुक गए हैं, और इसी को ना सर्कुलर मोशन में, इसी झुकाव को सर्कुलर मोशन में कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल, जो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो एक्चुअल में ये फोर्स नहीं है, आपने ये पढ़ा था, ये तो एक काल्पनिक बल है, ये तो एक आभासी बल है। एक्चुअल में ऐसा कोई फोर्स नहीं होता है। जो आपसे ये कह रहा है कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण हो रहा है, उससे आप ये बोल सकते हो कि ऐसा फोर्स के कारण नहीं हो रहा है, कोई फोर्स नहीं है। एक्चुअल में ऐसा जो है दिशा के जड़त्व के कारण हो रहा है। एक चलती हुई बस या ट्रेन से कूदना खतरनाक होता है, बिल्कुल खतरनाक तो होगा ही। मान लीजिए एक बस में आप है, बस गतिशील है, बस जो है गतिशील है। मान लीजिए बस जो है ये बस जो है 20 किलोमीटर पर आवर से गतिशील है, तो बस के अंदर अगर आप बैठे हैं या खड़े हैं तो आप भी इसी स्पीड से गतिशील हैं। जब आप कूदते हैं तो जैसे ही आपने कूदा, जैसे ही आपका पैर जमीन पे पड़ा, तो जमीन तो रेस्ट में है, और जैसे ही आपने पैर डाला जमीन पर, तो जमीन और आपके पैर के बीच एक घर्षण बल काम किया, फ्रिक्शन काम किया, जिसके कारण आपका जो पैर है, ये भी रेस्ट में आ गया। लेकिन जो अपर बॉडी पार्ट है उस पर तो कोई बाह्य असंतुलित बल नहीं लग रहा है ना, तो जब तक बाह्य असंतुलित बल नहीं लगेगा, वस्तु अगर गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में रहेगी। तो अपर बॉडी पार्ट जो है वो गति की अवस्था में ही रहना चाहता है अपने जड़त्व के कारण, जिसके कारण क्या है कि आप जिस दिशा में गाड़ी चल रही है उसी दिशा में गिर जाते हैं। इसीलिए सावधानी ये बरतनी चाहिए। सबसे पहले तो अगर गाड़ी धीमी धीमी चल रही है तो आप कूदने की कोशिश करें, अगर तेज चल रही है तो फिर आप नहीं कूद पाएंगे। और धीमी धीमी चल रही है उसमें भी कूदने टाइम में क्या करना है कि कूदते ही रुकना नहीं है,
कूदने के साथ क्या है कि जिस दिशा में गाड़ी चल रही है उसी दिशा में थोड़ा दूर हमें भागते रहना है और धीरे धीरे अपने आप को स्लो डाउन करना है। तो ये सारी जो घटनाएं हमें देखने को मिलती है वो सब आधारित है किस पे, इनर्शिया पे। तो इसी के साथ जो हमारा लेक्चर नंबर 1 है ये समाप्त होता है। इस लेक्चर नंबर 1 में हमने समझा कि बल क्या है, संतुलित बल क्या है, असंतुलित बल क्या है, जड़त्व क्या है, जड़त्व का नियम क्या है, अरस्तु साहब ने क्या कहा था, गैलीलियो साहब ने कैसे उनकी उस बात को नकार दिया था, उसके बाद न्यूटन के गति का पहला नियम और उन पर आधारित कुछ एग्जाम्पल्स। तो मिलते हैं हम लोग अगले पार्ट में, पार्ट नंबर 2 में। थैंक यू सो मच।